तो शुरू करते हैं। नमस्कार। कास्ट इंडिया की सोशल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज तक हम विशेषज्ञों और डॉक्टरों से बातचीत करते नजर आ रहे थे, लेकिन आज एक विशेष कार्यक्रम हमने आयोजित किया है आप सभी दर्शकों के लिए, जिसमें हमारे साथ वो लोग जुड़े हैं अ, जो इस समाज की सच्चाई है, जो सिस्टम में खामियां हैं, उसको उजागर करने में बहुत बड़ा योगदान है इन लोगों का। यानी कि अब आप समझ ही गए होंगे, हमारे साथ जो भी हैं इस समय जुड़े हुए, उसमें से ज़्यादातर पत्रकार ही हैं, जो अलग-अलग अखबारों में काम करते हैं। हमारे साथ इस समय एक एस वॉरियर भी हैं, जिनका नाम रंजीत कुमार है। इनसे पहले भी आप मिल चुके हैं। तो सबसे पहले एक-एक करके मैं परिचय देना चाहता हूँ। हमारे साथ अर्चना जी जुड़ी हुई हैं, जो पायनियर से हैं। एकता पुरोहित जी हैं, जो एक वेबसाइट से जुड़ी हुई हैं और एक रिसर्चर की भी भूमिका में हैं, रिसर्च भी करती हैं विभिन्न विषयों पर, और ख़ास तौर पे इंडियन पार्लियामेंट एंड पॉलिटिक्स जो है उसकी बीट को देखने का अनुभव है इनके पास। साथ में हमारे साथ हिंदुस्तान के हेमंत रजौरा जी भी हैं, और बहुत ही स्पॉट से रिपोर्टिंग करने वाले, ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग करने वाले अमर उजाला के प्रख्यात पत्रकार हमारे परीक्षित निर्भय जी भी हमारे साथ हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। जो हमारा विषय है वो है पीएमआर डिपार्टमेंट, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, जो कि पेन मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आमतौर पे आप सभी को पता है कि रिमोटोलॉजिस्ट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों को मैनेज करते हैं, लेकिन एक समय के बाद हमें एक छत के नीचे बहुत सारे विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है, और उसी को हम पीएमआर डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले, चूंकि सीनियर मोस्ट हमारे साथ अर्चना जी हैं, तो हम उनसे दरअसल एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो खुद ही सवाल करते हैं। तो हम इनसे कोई सवाल नहीं करेंगे, हम बस एक चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल पूछना इन सभी का काम है। तो सबसे पहले मैं अर्चना जी से एक बहुत ही सामान्य जानकारी लेना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने पीएमआर डिपार्टमेंट को लेके पहले भी काफ़ी कुछ लिखा है अखबार में। मैम, जिस समय आपने अखबार में पीएमआर डिपार्टमेंट को लेके चीज़ें लिखी, जो वर्तमान उस समय स्थिति थी पीएमआर की, आज अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो कितना कुछ बदली है तस्वीर? थोड़ी सी इस बारे में बताइए। अम, सबसे पहले तो मैं अंकुर जी को धन्यवाद दूंगी कि आपने ये बहुत अच्छा इस तरह का एक प्लेटफॉर्म लाए हैं। और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एटलीस्ट मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट है, जी। और हालांकि मैं डिसेबिलिटी इश्यूज पे काफी लिखती रही हूँ। और अब जब हम कोविड की बात करते हैं तो डिसेबिलिटी भी इसमें अपने आप ही धीरे धीरे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन के आएगा। जी। और रिहैबिलिटेशन, क्योंकि कोविड का जो फाइनल मैनेजमेंट होगा वो रिहैबिलिटेशन पे ही जाकर खत्म होएगा। जी। खत्म तो नहीं होगा मतलब, लेकिन ये है कि इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन आगे गवर्नमेंट को इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी कोविड से अफेक्टेड है, सर्वाइवर्स है, उनके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट को बहुत आगे काम करना पड़ेगा। कुछ जी। कुछ स्टडीज भी ऐसी आई हैं जिसमें यही किया जा रहा है कि जब आपको कोविड हो जाता है उसके बाद के लिए रिहैबिलिटेशन वर्क्स बहुत करने पड़ेंगे। जी। तो जो पीएमआर जो डिपार्टमेंट और जो सब्जेक्ट है, मुझे याद है मैंने 2017 में भी इस तरह के एक आर्टिकल लिखा था, और उसमें ये जो पार्लियामेंट्री कमिटी है उसने भी ये क्वेश्चंस उठाए थे कि अभी तक जो है हमारा कुछ खास उसमें एरिया में काम नहीं हुआ है। हालांकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की डायरेक्टिव्स भी कहती हैं कि every medical college and hospital should have a PMR department, जी। where जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी रिहैबिलिटेशन इश्यूज हैं वो जो है उनकी टेकन केयर की जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जी। उस समय भी ये था कि काफी हमने जो है गैप्स देखे थे। कहीं पर डिपार्टमेंट था तो वहां पर
उतना जो ह्यूमन रिसोर्स है या उस तरह के जो है उससे टेक्निकल पर्सन्स नहीं है जो नीड को पूरा कर सके। जी, जी। और कुछ ज्यादा खास गवर्नमेंट ने इस एरिया में कुछ ज्यादा काम नहीं किया है। हालांकि रिहैबिलिटेशन की नीड बढ़ती गई है, क्योंकि आप अगर जो देखें पॉपुलेशन को देखते हुए भी, एक्सीडेंट्स को देखते हुए, और जितना अब केसेस भी लोग भी आगे आ रहे हैं, उनकी नॉलेज अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उसमें उनकी डिमांड भी रिहैबिलिटेशन के लिए बढ़ जाती है। जी। उसके कंपेयर किया जाए तो उसमें डिपार्टमेंट में ज्यादा कुछ खास डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं। ओके। ज्यादा तो मैं नहीं इसमें काम अभी कर पाई, लेकिन मैंने एक दो हॉस्पिटल्स दिल्ली में, जैसे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल को भी मैंने नोट किया, तो वहां पर भी जो है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि डिपार्टमेंट है, पर ह्यूमन रिसोर्स उस तरह से नहीं है। जी, तो जब दिल्ली में ये हाल है तो मैं समझ सकती हूँ कि और स्टेट्स में भी ज्यादा इम्प्रेसिव का सिनेरियो नहीं नजर आ रहा है। जी, जी। तो अगर जो हम, और बहुत कम लिखा भी जाता है इसमें, क्योंकि एक तो रिपोर्टर्स का इंटरेस्ट भी इतना नहीं होता है, डिसेबिलिटी वैसे ही इतना इंटरेस्टिंग रिपोर्टर्स इंटरेस्ट नहीं होता है। बट जी, ये है कि हम इस पे फिर से, जैसे अंकुर ने भी अच्छा काम किया है, कि लेट्स फोकस ऑन इट एंड लेट्स हाईलाइट इट अगेन एंड अगेन, ताकि जो एटलीस्ट गवर्नमेंट भी इस पे जो है थोड़ा सा सीरियस होके काम करे। तो जी, एक अच्छा वो होगा कि हम इस पे थोड़ा एम्फेसिस होके काम करें, जी, तो कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे। जी। तो आगे और लोगों के पास जाने से पहले मैं एक बार रंजीत जी को सामने लाना चाहूँगा, ताकि जो एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो मरीज हैं, या फिर जो इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस का सामना कर रहे हैं, उनको समझने में आसानी हो। तो रंजीत जी, कृपया आप ये बताएं कि किस तरीके से शुरुआत हुई आपके जीवन में, ये जो जलजला आया एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा आप शेयर कीजिए इसको। मुझे ये 4 साल पहले डिटेक्ट हुआ और जहाँ तक मेरी जानकारी है और मुझे जानने को मिला है, ये तब आपको इफ़ेक्ट करता है जब आप पीक पीक पे होते हैं अपने करियर को। क्योंकि जो टाइम होता है 25 साल या 20 साल, जो नौजवान होते हैं उनको ही ज़्यादा होता है, जिस समय आप अपना करियर बनाते हो। जैसे जी, मेरा अगर अगर एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो मैं अपने मुकाम को हासिल कर रख चुका था, लेकिन मेरी जस्ट शादी हुई, मेरी जस्ट मैरिज हुई, उसके बाद ये डिटेक्ट हो गया। ओके। उस समय क्या कंडीशन था, और आजकल ऑनलाइन इंटरनेट का ज़माना है, तो हुँ, अगर आप किसी भी डिजीज़ को डालो तो उसका कुछ ना कुछ आ जाता है, आपको पता है। तो आई वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, लेकिन हुँ, फॉर्च्यूनेटली क्या हुआ कि मुझे अच्छा लिंक मिला एंड आई एम अटैच्ड टू अ, कास्ट इंडिया, तो मुझे अच्छी जानकारी मिली। इसकी वजह से मैं अपने आप को मैनेज, क्योंकि इसका क्योर नहीं है, आपको पता है। इसका मैनेजमेंट हो सकता है और मैं सही तरीके से मैनेज इसलिए कर पा रहा हूँ कि जो जैसे रूमेटोलॉजिस्ट मुझे फ़ॉलो अप करना है या दिखाना है, तो मैं बराबर दिखाता हूँ, उनकी बातों को फ़ॉलो करता हूँ, उनके मेडिसिन्स को फ़ॉलो करता हूँ, एक्सरसाइज़ करता हूँ, तभी जी, ये मेरा डिजीज़ कंट्रोल में है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लिंक्स या प्लेटफ़ॉर्म हैं जो कि आपको ये भी करती है कि सही रास्ता नहीं दिखाती है। और जहाँ तक रिहैबिलिटेशन की बात है, तो फ़ॉर्च्यूनेटली अभी तक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एज वॉरियर्स हैं, जिनकी कंडीशन बहुत खराब हो रखी है, जो अंकुर जी ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानकारी उनकी लगती है। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे अभी अर्ली स्टेज में आपको पता लगा, आप पहले से ठीक हैं, आपका पोस्चर भी ठीक है, लेकिन जैसा कि इस बीमारी का नेचर है, आपके साथ लिमिटेशंस क्या होती है? कई बार तो ऐसा होता होगा कि पेन की वजह से ऑफिस डिस्टर्ब होता होगा, प्राइवेट बिल्कुल, लाइफ डिस्टर्ब होती होगी। बिल्कुल, फै बिल्कुल। जी। तो मेरा जो डिस्टर्बेंस था सर, यू वोंट बिलीव, मैं अपने हनीमून से ही आया था, मुझे बोलने में कोई गुरेज़ नहीं है। हुँ, मैं हुँ। हनीमून से आया था दिल्ली वापस, उसके समय ही मुझे पेन लेफ्ट चेस्ट में और पीछे से पेन स्टार्ट हुआ। हुँ, उसके बाद मेरा कंडीशन इतना खराब हो गया था कि मैं बेड रिडन हो गया बिल्कुल। बिल्कुल मैं ओके, बेड से उठ नहीं पा रहा था। फिर ओके। मैं ऑर्थोपेडिक्स के पास गया, ठीक हुँ, है? हुँ। और वहाँ से कुछ जो भी जाँच होती है, लास्ट में एक एचएलए-बी27 का जाँच हुआ, उससे मुझे पता चला
लेकिन फॉर्चुनेट मेरा ये रहा कि कोई मेडिसिन मेरे काम नहीं आ रही थी। रूमेटोलॉजिस्ट ने बोला कि हो सकता है क्योंकि आपका कुछ भी कम नहीं हो रहा है। सो अगर अगर आपका जो डीएमआई साज डीएस वगैरह होता है ना, उससे अगर नहीं कम होता है तो वी मे गो फॉर बायोलॉजिक्स। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे फिजियोथेरेपी ने काम किया। फिजियोथेरेपी में जो मशीन्स वगैरह लगते हैं और हीट पैड वगैरह, उससे मुझे आराम मिल गया और चीजें सुधरती चली गई और मैं 4 सालों से वो कंटिन्यू कर रहा हूँ चीजों को, तो मुझे वो जरूरत नहीं पड़ी। तो जब पेन होता है तो आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत खतरनाक हो जाती है उस समय, क्या करना है। और सोचिए जब आप सोच रहे हो अपने मतलब जब आपका मैरिज हो, उसके बाद आप प्लान करते हो अच्छे करियर, मैं बहुत अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, एमएनसी में काम करता हूँ, अच्छा खासा मेरा ठीक-ठाक था। आप आगे भविष्य की प्लानिंग करते हो कैसे आगे बढ़ना है। जब आप मैरिज इज सेकंड लाइफ, सेकंड फेज कैसे प्लान करते हो, उस समय ऐसा पता चले तो क्या हाल होगा। तो दर्दनाक तो है ही। बहुत सारी जानकारी लोगों को है भी नहीं इसके बारे में। जी। तो ये स्थिति है जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित लोग हैं, और दुर्भाग्य ये है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये जो वर्ड है, इसकी चर्चा सेमिनार या फिर जो भी मीटिंग्स होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो लोग हैं, जो नीति निर्माता हैं, वो भी इस वर्ड का यूज़ नहीं करते, बहुतों को तो पता भी नहीं है। आम तौर पे रिमेटोलॉजी, रिमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस बोला जाता है, जबकि ये कुछ काफ़ी हद तक अलग है उन सब चीज़ों से। तो अब मैं एकता जी के पास जाना चाहूँगा। एकता जी, आपके पास एक लंबा अनुभव है पॉलिटिकल बीट का, यानी कि जो नेता हैं, जो शासक वर्ग है, उसको आप कवर करती रही हैं। आपने कभी भी किसी भी मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित किसी नेता या फिर किसी भी ऐसे पॉलिटिशियन के मुंह से कभी इस बीमारी की कोई चर्चा सुनी है, या कभी भी कोई मीटिंग्स में या किसी भी हेल्थ की मीटिंग में इस तरह की कोई चर्चा सुनी है? एकता जी, क्या आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये पूछ रहा था, ये एक लंबा अनुभव है आपको पॉलिटिकल बीट कवर करने का। तो ये जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बीमारी है, क्या इसके बारे में आपने कभी भी किसी हेल्थ मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स या फिर किसी नेता या किसी भी ऐसे सामान्य नेता के जुबान से कभी इस तरह की कोई चर्चा सुनी है, इस बीमारी के बारे में कोई चर्चा होते हुए? अंकुर जी, आपने मुझे प्रोग्राम में गाइड किया। जी, आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की ये जो बीमारी है, इसकी चर्चा या नाम हमने नहीं सुना है। इवन मेरा जितना अनुभव है, तो मैं उस हिसाब से आपसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। भी ये एक नई तरह की बीमारी ही कही जाएगी। उन्हें ये इस बीमारी की डिजीज के बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी और नाम तो बिल्कुल भी नहीं सुना होगा, क्योंकि हम मोस्टली अगर सुनते हैं तो स्पॉन्डिलाइटिस सुनते हैं। ये तो एक तरह से स्पॉन्डिलाइटिस अगर बोला जाए, कहा जाए तो वो सबके नॉलेज में है। लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये हार्डली किसी ने ही सुनी होगी। और इतना कि अगर पॉलिटिक्स में बात की जाए, तो इस तरह की बीमारी या जो भी ऐसी क्रिटिकल इस तरह की डिजीज होती है, तो वो एक सर्टेन किसी उसके अंदर रखी जाती है, जिसको मतलब बहुत लोग होते हैं उससे पीड़ित होते हैं, लेकिन उसको ना आगे मतलब कह सकते हैं उसको कभी उजागर भी नहीं किया जाता और नहीं करना चाहते। तो वो इस तरह की ये कहीं ना कहीं छिप जाती है। इस तरह की बीमारी है, जैसे कि अभी रंजीत जी ने बताया कि ये सडन इनको इस तरह का अटैक आया और उनको पता चला कि ये बीमारी है। तो मीन्स ये यंगस्टर्स को अफेक्ट कर रही है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस या हमने भी उन्होंने भी हार्डली, अगर इस तरह की बीमारी अवेयरनेस ही नहीं है, जिसके बारे में बात ही नहीं होती, तो वो पॉलिटिशियन
हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको तो सबसे पहले पता होना चाहिए, लेकिन उनको भी मैंने उनके मुँह से कभी भी बीमारी के बारे में सुना नहीं है, और इवन मैंने भी काफ़ी देर बाद मुझे भी इस बीमारी के बारे में पता चला है। जी, तो ये स्थिति है कि जो शासक वर्ग है उनमें भी इस बीमारी को लेकर जागरूकता नहीं है। ये तो बड़ा ही दुखद विषय है। अब मैं जानना चाहूँगा परीक्षित निर्भय जी के पास। परीक्षित जी, ये बताइए, आप खास तौर पे अस्पतालों में स्पॉट रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और शोध संस्थान जिसको एम्स बोलते हैं, खास तौर से एम्स आपका अक्सर आना जाना होता है। एम्स में एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। दुर्भाग्य से उस डिपार्टमेंट में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो एमडी मेडिसिन है, जबकि इस बीमारी के उपचार के लिए स्पेशलिस्ट माना जाता है रूमेटोलॉजिस्ट को। खैर, इस तरह की आलोचनाओं पे मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि जो रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है एम्स का, एम्स जैसे संस्थान का, उसकी क्या हालत है इस समय? क्या वो इतना सक्षम है कि इस तरह के पेन मैनेजमेंट को वो बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है? आपका अनुभव क्या कहता है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, काफी हमिंग है आवाज में। नहीं, काफी नॉइज है आपकी आवाज में, काफी नॉइज। अब बोलिए। नॉइज बहुत है, काफी नॉइज है आवाज में। ठीक है, जब तक वो अपना ऑडियो एडजस्ट करते हैं, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। दरअसल जो हमारे हमारे देश में जो ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज हैं, एक सरकार की तरफ से एक आदेश आया था, मेरे ख्याल से ये 2016-17 की बात है, जब अर्चना जी ने एक स्टोरी की थी अपने अखबार में। उस वक्त गवर्नमेंट ने खास तौर पे एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, खास तौर पे उनमें जो पीएमआर डिपार्टमेंट है उनको स्थापित किया जाए। उसमें तमाम तरीके से जो नियुक्तियां होती है वो की जाए। ये दिल्ली सरकार ने भी एक इस पे 2016 या 18 में एक एक्शन लिया था और अपने तमाम जो बड़े अस्पताल हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन जारी किया था। लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से अधिकतर अस्पतालों में पीएमआर डिपार्टमेंट उस तरीके से सक्रिय नहीं है। और जैसे जीटीबी अस्पताल है, जैसे एलएनजेपी अस्पताल है दिल्ली सरकार की, उसमें ये डिपार्टमेंट तो है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, संसाधनों की कमी है। तो कुल मिला के एक देखा जाए तो एक बस एक तरीके का वो दिखावा बनकर रह गया है कि हाँ, हमारे यहाँ ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है। तो हमारे बीच परीक्षित जी आ गए हैं। तो परीक्षित जी, फिर से एक बार आपसे वही सवाल, एम्स जैसे संस्थान में रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की क्या हालत है इस समय? आवाज आपकी अभी भी काफी नॉइज है आवाज में। तो एकता जी के पास चलते हैं जब तक परीक्षित जी आते हैं वापस। एकता जी, ये बताइए, क्या ऐसा ऐसी कोई संभावना आपको लगती है या ऐसा कोई रास्ता है कि ये जो डिजीज है इसको लेकर पॉलिटिकल स्तर पे या जो शासन स्तर है उस पे इसको उन तक ये बात पहुंचाई जा सके गंभीरता से? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, इवन बहुत अच्छा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल या पॉलिसी मेकर्स के पास इस तरह की डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो लगता है कि इस पे कुछ काम किया जाएगा, तो होना चाहिए बिल्कुल। ये मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि उन तक ये
चीज पहुंचनी चाहिए और उन तक पहुंचेगी तो इसको एक मास लेवल कैंपेन के रूप में करना चाहिए ताकि उन तक ये बात पहुंचे, और पहुंचने के बाद बाकी जैसे डिजीजेस हैं उनपे स्कीम्स लेकर आती है गवर्नमेंट, तो एक इस पर्टिकुलर डिजीज को नदारद ना किया जाए, मतलब उसको अनदेखा ना किया जाए, और इस पे भी गवर्नमेंट कुछ स्ट्रॉन्ग स्टिक लेकर चीजें आए या स्कीम लेकर आए ताकि इससे जो पीड़ित हैं उन लोगों को कुछ तो सहायता मिले, क्योंकि जहां तक मुझे नॉलेज है थोड़ा थोड़ा कि इस डिजीज की के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी महंगा होता है, तो जी, महंगा ट्रीटमेंट है, और वो किस तरह से पेशेंट है जिसको ये डिजीज हुई है वो किस तरह से उसको ले पा रहा है ट्रीटमेंट, कितनी उसको मजबूर होकर के या कितना मुश्किलात में वो ये इसका ट्रीटमेंट ले पा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ इस पे करेगी तो हेल्प होगी, और सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं जो पीड़ित है उनको सहायता मिलेगी। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, तो उसके लिए एक मास लेवल कैंपेन की आवश्यकता है। जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देना भी चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, और इस पे मेरी एक सलाह भी है, क्योंकि आप में से कई लोग मुझसे काफ़ी वरिष्ठ भी हैं, तो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया इस पे अपना ध्यान ज़रूर दें। दरअसल ये एक ऐसी बीमारी है जिसको पूरे हिंदुस्तान में इसके मरीजों को स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया जाता। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो ये आईआरडीए जो अथॉरिटी है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जो कंपनियां उनको गाइड करती है, यानी कि वो सुपर बॉस है इन कंपनियों की, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसने इसको डी लिस्ट में डाल रखा है। तर्क ये दिया है, आईआरडीए का तर्क ये है कि ये बीमारी जो है वो क्रिटिकल इलनेस में नहीं आता। दूसरी चीज, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जो आयुष्मान भारत है उनके जो अधिकारी हैं उनसे एक पत्र व्यवहार किया था। उसमें मैंने उनसे मांग की थी कि कम से कम अगर हो सके तो खास करके जो गरीब मरीज हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कम से कम उनको तो कवर करें इसमें। तो उनका जो जवाब आया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने जवाब दिया कि चूंकि ये बीमारी ओपीडी में मैनेज होती है, इसलिए हम इसको इंश्योरेंस के कैटेगरी में नहीं ला सकते। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे देश में जो डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, जिससे बहुत मतलब कम ही ऐसे केस होते हैं कि किसी की मौत होती हो, लंबी जिंदगी होती है, थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन जब डायबिटीज जैसी बीमारियों को इंश्योरेंस मिल सकता है जो कि ऑलरेडी ओपीडी में मैनेज हो सकता है, ठीक है, तो क्या इस बीमारी को इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिल सकता जो एक इंसान को जीते जी नर्क जैसा जीवन देता है, एक युवा को उस स्थिति में पहुंचा देता है कि वो समाज के लिए कुछ कर सकता था। वो जिस उम्र में डिसेबल होता है, वो युवा अगर डिसेबल नहीं होता तो इस समाज को बहुत कुछ दे सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मेरे ख्याल से इस पे स्टोरीज भी होनी चाहिए। और इस बारे में मैं कास्ट इंडिया की तरफ से पीएम को भी लेटर लिख चुका हूँ। हालांकि पीएम ने इस पे क्विक संज्ञान लिया था और इसको तुरंत फॉरवर्ड किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में किन्हीं कारणों से इसकी फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है और आज तक आगे नहीं बढ़ी। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे स्टोरीज हम कर सकते हैं सभी पत्रकार। तो परीक्षित जी, क्या आपसे बात की जा सकती है? आपका वॉइस सही हो गया? आप बताइए, आवाज आ रही है सही? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही है। तो मैं आपसे फिर एक बार उसी सवाल पे जाना चाहूंगा। जो देश की सबसे बड़ी सरकारी संस्थान है, सरकारी अस्पताल है, जिसको हम एम्स के नाम से जानते हैं, राइट। पूरे हिंदुस्तान में जब मरीज निराश हो जाता है तो एम्स की ओर इस आशा भरी नजरों से देखता है कि यहाँ जाने पे कुछ हो सकता है, कि कुछ ऐसे ही उपाय निकल आए कि हमारी जान बच जाए या हमारी परेशानी दूर हो जाए। तो जो रिमोटोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो ऐसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों का उपचार करता है, उस डिपार्टमेंट की क्या स्थिति है इस समय? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में। ये काफी अहम कार्यक्रम है और काफी लंबे समय से मैं इस चीज को देख रहा हूँ। ये जो अपने इंडिया में जितनी भी रेयर डिजीजेस हैं, इनको लेके अवेयरनेस भी कम है, प्लस सरकार की तरफ से सपोर्ट भी कम है, और प्लस
जिस परिवार में ये बीमारी है उससे ज्यादा पीड़ा मतलब और कोई समझ भी नहीं सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस बीमारी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ना सिर्फ दिल्ली एम्स बल्कि दिल्ली के भी कई बड़े हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्लस बाकी स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी रूमेटोलॉजी को लेके कुछ खास अच्छा या बहुत बेहतर कामयाबी या बहुत अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट कहीं संचालित नहीं हो रहे, कहीं भी नहीं हो रहे। और हाल फिलहाल में तो मुझे पिछले 2-3 साल 4 साल में अगर आप रूमेटोलॉजी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आप बात करें तो एक मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 से ज्यादा कोई रिसर्च पेपर भी इस तरीके से कुछ आए होंगे, पहली बात। तीसरी एक और चीज हमारे साथ में सबसे गंदी चीज है, मेडिकल जो क्षेत्र में हमें अक्सर ही देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज और जितने भी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं यहाँ सब जगह पॉलिटिकली चीजें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। हमारे डॉक्टर कहने को भगवान है, सब कुछ है, सारे चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक आपसी द्वंद, आपसी लड़ाई, लेग पुलिंग जिसको हम वर्ड यूज करते हैं, इन सारी चीजों के भी शिकार है। हमारा दिल्ली एम्स भी किसी से कम नहीं है। रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट ऑलरेडी आप भी खुद इसको कवर करते आ रहे हैं तो आपको पता ही है कि कितनी सारी कंट्रोवर्सी को लेके ये मतलब रूमेटोलॉजी एम्स में पैदा हुआ किसी और चीज को सोच के, लेकिन आज रूमेटोलॉजी में हो कुछ और ही रहा है। एचओडी डॉक्टर के नीचे वाले डॉक्टर के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं तो नीचे वाले डॉक्टर एचओडी के खिलाफ काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर डायरेक्टर के पास जा जाके अपनी कहानियां सुना रहे हैं। फाइनली ये है कि उसमें डिपार्टमेंट का तो बदनामी है ही है, डिपार्टमेंट का विकास के नाम पे कुछ खास है नहीं। एम्स में मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद से मैं ये बात कह सकता हूँ कि एम्स में रूमेटोलॉजी को लेके अलग से कोई बजट भी नहीं है, है ना। और सबसे बड़ी बात ये कि वहां 2 या 3 डॉक्टरों को अगर छोड़ दें तो डिपार्टमेंट खत्म। ये एम्स के रूमेटोलॉजी की सच्चाई है। जबकि रूमेटोलॉजी की ओपीडी पे अगर हम जाते हैं, सिर्फ ओपीडी की मैं बात करता हूँ तो वहां 200 और 250 की ओपीडी पर डे की ओपीडी दिखाई देती है जब हम जाते हैं, खुद कवर करते हैं वहां जाके। ठीक है, वहां के डॉक्टर से जब हम बात करते हैं तो कुछ डॉक्टर्स कुछ अच्छा काम कर भी रहे, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम डम बैठे हुए हैं, वो लोग काम कर भी रहे, लेकिन उन चीजों को वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए। इवन अगर कोई रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट का, एम्स के डिपार्टमेंट का कोई एक कैंपेन शुरू करता है तो उस कैंपेन के लिए उसको पर्सनली एक जर्नलिस्ट को फोन लगा के बोलना पड़ता है कि भाई जी हमारी एक स्टोरी लगा दीजिए ताकि इस पे थोड़ी अवेयरनेस पब्लिक में आ जाए। ये काम एम्स का मीडिया प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट भी कर सकता है, इतना बड़ा डिवीजन है, सब कुछ है, बट नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब ये सब आपसी द्वंद है जो ये शुरू एमबीबीएस करने के बाद में शुरुआत इसी से हुई इनकी, और लास्ट में एचओडी और असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट लेवल पे जाने के बाद वो वहीं खत्म भी हो जानी है चीजें, उसके बाद तो कुछ है नहीं आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन इन बिटवीन जितने भी मरीज आ रहे हैं, और आजकल तो रेयर डिजीज पे बात होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जब से मोदी गवर्नमेंट आई है और जब से हेल्थ को लेके इतनी सारी बातें होने लगी हैं, तो ऐसी कंडीशन में तो और भी ज्यादा बातें होनी चाहिए, क्योंकि सरकार से अब हम उम्मीद कर सकते हैं। एक समय पहले तक हम उम्मीद नहीं करते थे क्योंकि हेल्थ की हमारे देश में बात नहीं होती थी। आज की डेट में देखिए आप, पिछले 2 साल से हम 1 साल 1.25 साल हो गया कोरोना महामारी को झेल रहे हैं, लगातार हर चीजें हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें हैं। अभी तक जितना मुझे समझ आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल में दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक केस चल रहा है रेयर डिजीज को लेके, जिसमें शायद 316 या 320 ऐसी कुछ करके रेयर डिजीज के नाम भी उसमें शामिल है। कुछ संगठन इसमें रेयर डिजीज को लेके बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पीड़ा देखिए छोटी से छोटी चीज में है। आज हमें एक सुई हमारी स्किन पर टच कर जाए तो हमें कितनी पीड़ा होती है। तो ये जो बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, इन बीमारियों में पीड़ा कितनी है वो शब्दों में बताई नहीं जा सकती। किसी का जीवन किस लेवल पे जाके खतरनाक हो सकता है। अब जो अभी आप हाल फिलहाल आपने बताया कि आयुष्मान भारत का जो जवाब मिला, तो आज की डेट में आप ये बताइए ऐसी कौन सी बीमारी है जो ओपीडी में मैनेज नहीं हो सकती। इवन कैंसर, जिसको हम डेडली बोलते हैं, डेडली डिजीज बोलते हैं, कैंसर भी अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर पेशेंट अगर पहुंच जाता है तो उसको भी हम ओपीडी में मैनेज कर सकते हैं। फिर क्यों हम जो है कैंसर के पेशेंट को इंश्योरेंस देते हैं? ठीक है, इसी तरीके से हाइपरटेंशन को लेके बात करते हैं। हाइपरटेंशन को लेके आप आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.5 लाख हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं। आप स्पेशल वहां पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं कैंसर की, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की। तो जब आप हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी डिजीज के लिए, जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिम्मेदार है, इसका तो कोई जिम्मेदार नहीं है ना आपकी बीमारी का। ये तो कोई चाह के, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ये चीज करने से ये बीमारी हो जाती है इसलिए लोगों ने ऐसा किया और वो भुगत रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
ये तो जी। अनफॉर्चुनेटली उसकी बॉडी में होना था और वो हो चुका है, और वो बेचारा वो उस पीड़ा को झेल रहा है। तो कहने का मतलब सिस्टम में सुधार होना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम में सुधार तभी हो सकता है जब कोई राजनीतिक लेवल पे एक बड़ी उठापैठ हो। एक जैसे कि हम देखते हैं आयुष्मान भारत के लिए मोदी जी ने इच्छा जाहिर की और वो काम हो गया। ऑब्वियस बात है, प्रधानमंत्री चाहेंगे तो इसी लेवल पे इसका मास बड़े स्तर पे जाके पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगा तब तक सुनवाई तो खैर मतलब उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती है। हम लोग अपने लेवल पे करते हैं, कोशिश करते हैं। रहा सवाल आपने अभी जो एकता जी से जो सवाल पूछा कि मंत्रालय जो है कितनी बार इन बातों को बोल चुका है, तो मैं आपको एक अनुभव बताना चाहूंगा। आप स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी भी अधिकारी से, ज्वाइंट कमिश्नर से बात कर लीजिए, कमिश्नर से बात कर लीजिए, डायरेक्टर से बात कर लीजिए, मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि सारी की सारी रेयर डिजीज के बारे में मिनिस्ट्री का एक भी ऑफिसर नहीं जानता होगा। सारी तो सारी छोड़िए, 20 रेयर डिजीज के बारे में अगर हेल्थ मिनिस्ट्री का एक भी ऑफिसर अगर पूरी डिटेल में बता दे, पूरी डिटेल ना बताए, ये बता दे कि ये बीमारी ये होती है और इसमें ये होता है, तो इस बात को मैं अपना जर्नलिज्म छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा अगर 20 डिजीज के बारे में कोई भी ऑफिसर बता दे तो अब समस्या यही है कि जिस देश को चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट में बैठ रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस लॉबी पूरी बैठ रही है, और उन्हीं आईएएस लॉबी अगर वही नहीं समझेंगे इस कंसेप्ट को, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इसमें हर एक मरीज को इलाज मिल पाएगा। और उन लोगों को समझाने के लिए बगैर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के वो बात नहीं हो सकती। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब वही घिसी-पिटी व्यवस्था, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, यस, राइट। हर बार पैटर्न चेंज करने की बात हर सरकार करती है। खास करके इस सरकार में तो कुछ नया करने की एक ललक जो दिखाई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि रेयर डिजीज़ और इस तरह की बीमारियों को लेकर कुछ ऐसा कुछ हुआ हो। खैर, ये एक अलग विषय है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक जानकारी और मैं आप लोगों के बीच संक्षेप में साझा करना चाहता हूँ। हालाँकि वक़्त काफ़ी हो गया है और आप लोग पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद आप लोगों ने कीमती समय निकाला है और आप लोग काफ़ी थके भी होते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को जल्दी ही समाप्त करूँगा, लेकिन 1-2 जो ज़रूरी बात है, वो संक्षेप में ज़रूर मैं मेंशन कर दूँ। इस बीमारी का एक सबसे जो आधुनिक इलाज है इस समय, उसको बोलते हैं बायोलॉजिक्स। वो एक इस तरह का एक केमिकल होता है जो शरीर के उन जीन्स को ब्लॉक कर देता है जो इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इससे होता यह है कि जो डिसेबल मरीज है, दर्द के मारे वो बिस्तर पकड़ा हुआ है, वो मरीज सामान्य जीवन यानी चलने फिरने के लायक हो जाता है और उस बीमारी की गति जो है वो रुक जाती है। लेकिन ये यहीं पे एक बहुत बड़ा खेल है। जहां तक मुझे समझ में आया, जो मैंने इस चीजों पे रिसर्च किया है, आपने देखा होगा कि कोई भी जेनरिक दवाई या फिर कोई भी नॉन जेनरिक दवाई, जो जनरल दवाइयाँ होती है, उनके बीच में 10-20 या 50% या 70% का गैप होता होगा उनके प्राइस में। लेकिन ये जो बायोलॉजिक्स है, इसका मैं जब आपको इसकी पूरी बात बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। एक आता है बायोलॉजिक्स जिसका नाम है रेमिकैट। ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बनाती है, उसकी सिस्टर कंपनी है जेनसिन। इसकी एमआरपी 32,000 रुपीज है सिंगल ऑयल की। और यही अगर आप दूसरे जगह से, अगर आपका कोई जुगाड़ है, अगर आपका कोई डॉक्टर जान पहचान का है, तो मात्र 1700 रुपये में आप ले सकते हैं। तो कहाँ 32,000 रुपये, कहाँ 1700 रुपये। तो आप देखिए कि क्या खेल हो रहा है। इतनी सारी चीजों पे प्राइस कैपिंग लगाई जा रही है। ये कैंसर पेशेंट्स पे भी इसका इस्तेमाल होता है, ये जो दवाइयाँ हैं। लेकिन इस दवाई के रेट को लेके कोई प्रतिबंध, किसी तरह की कोई सख्ती आज तक नहीं हुई। और इसकी कोशिश अगर सरकार करती भी होगी तो उन पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो मेडिसिन निर्माता कंपनी है उनके लॉबी की। क्योंकि ज़्यादातर जो बायोलॉजिक्स निर्माण होता है वो बाहर होता है, आउट ऑफ इंडिया होता है। यहाँ उसके बायोसिमिलर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि सिप्ला कंपनी बनाती है, रैनबैक्सी कंपनी बनाती है, वो बायोसिमिलर्स बनाती है। तो वो थोड़े सस्ते रेट में मिल जाता है, लेकिन वो भी आम मरीजों की पहुंच में नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक स्टोरी का बहुत बड़ा एक बेहतर मुद्दा है। हालांकि ये टफ है, इस स्टोरी को करना थोड़ा टफ है, चुनौतीपूर्ण है, इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। आगे जो एक और छोटी सी बात मैं अर्चना जी से पूछना चाहूँगा। मैम,
आपका एक बहुत बड़ा तजुर्बा है हेल्थ मिनिस्ट्री को भी देखने का। मैम, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इस तरह की बीमारियों की कोई जानकारी तो खैर नहीं है बहुत विस्तृत स्तर पे, हमारे पास डेटा तक नहीं है। अभी एक बीच में केरल सरकार ने एक शायद सर्वे कराई थी, मेरे ख्याल से ये 2015 की बात है। केरल सरकार ने एक सर्वे कराई थी, सिर्फ केरल में इस बीमारी से पीड़ित 5 लाख लोग पाए गए थे, जिसमें 70% युवा लोग थे। एक अनुभव मेरा अपना रहा है, मैंने 15,000 लोगों का एक सर्वे किया था ऑनलाइन, जिसमें मुझे एक जानकारी मिली खास तौर से समुद्र के तटीय इलाकों से बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे महाराष्ट्र, जैसे उड़ीसा, कोलकाता और गंगा के मैदानी क्षेत्र जिनमें मॉइस्चर्स ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब गंगा के नियरेस्ट क्षेत्र और समुद्र के नज़दीक वाले क्षेत्र, इन दो इलाकों में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट ज़्यादा पाए जाते हैं। WHO के आंकड़े जब भी बात करें इसकी, तो WHO के आंकड़े सरकार रख देती है उठा के सामने, जो विशेषज्ञ है वो रख देते हैं सामने, यानी 1000 में से किसी एक व्यक्ति को होता है। इसके बावजूद भी इसको रेयर डिजीज सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो स्थिति है मैम, इसको आप क्या देखती हैं पत्रकार की नजरिए से? नहीं, ये तो बात सच है कि गवर्नमेंट इस तरह की डिजीजेस को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। वो जो आप अगर जो रेयर डिजीज का पॉलिसी को लेकर ही देख लीजिए, जो अभी मार्च लास्ट में रेयर डिजीज पॉलिसी को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, उसकी आप फंडिंग पैटर्न को देखेंगे तो बेसिकली गवर्नमेंट इज डिपेंडिंग ऑन क्राउड फंडिंग। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जस्ट हाथ धो दिए हैं और एक स्कीम के अंडर जो अराउंड 20 लाख तक ही गवर्नमेंट देगी, उसके आगे आप अपना सोच लीजिए। तो इससे ही जाहिर हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है इस तरह की डिजीजेस को लेके सीरियस नहीं है। हालांकि मैं तो ये भी कहती हूँ कि जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, बेसिकली लोग ही उसके लिए जिम्मेवार हैं। अगर जो हम अवेयरनेस कराएं तो बहुत सारी डायबिटीज और कैंसर वगैरह से हम बच सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस उन चीजों में ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जो है जो कंपनीज हैं जो दवाइयां बनाती हैं, उनके लिए भी वॉल्यूम ज्यादा है और उनको भी अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। लेकिन इस तरह की जो डिजीजेस है, इसमें जो रेयर डिजीजेस हैं या जिसमें रियल फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट का उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से मतलब अगर जो एक प्रॉपर से मास मूवमेंट या गवर्नमेंट का डायरेक्शन अटेंशन ड्रॉ किया जाए तो शायद फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि कुछ हो सकता है, या पिटीशन डाल दी जाए कोर्ट में इस इश्यू को लेके, तो शायद गवर्नमेंट से हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। जी, लेकिन एकता जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। हर चीज के लिए हमें जो है आंदोलन करने, दौड़ भाग करने या फिर मतलब कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ती क्यों है? ये हर सरकार में देखने को मिलती है। आज मोदी सरकार है, बहुत जागरूक सरकार मानी जाती है। देश विदेशों में जो एनआरआईज हैं, जो हमारे देश के युवा वर्ग है, वो भी इनको एक ऐसा रेपुटेशन बना हुआ है कि नहीं, इस बार जो ये सरकार आई है कुछ अलग सी है। लेकिन पैटर्न तो वही है, वही आंदोलन, वही हर चीज की सुनवाई के लिए भाग दौड़, वही हर चीज के लिए पीआईएल। खास करके एंकाइलोजिंग जैसे मरीज जो खुद शरीर से लाचार होते हैं, जो खुद पेन से त्रस्त होते हैं, जो खुद डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं, वो कितना भाग दौड़ करेंगे? इनके लिए किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। कौन होगा? पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जी हर चीज के लिए आंदोलन क्यों जरूरी है। तो हम सभी जानते हैं कि एक फ्रेज है हम जो यूज करते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो जी यहाँ पर भी सेम यही है कि जब तक हमें अपने राइट्स के लिए अगर हम आगे सरकार या कोई भी पॉलिसी मेकर नहीं जागेगा, मतलब
ये हम मानते हैं कि हमने वोट किया है तो हमारा अधिकार है कि हम उनसे पूछें या फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे लिए कुछ करें। और हेल्थ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिस पे पूरा आपका जीवन ही है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है मैं तो आपका जीवन मैं अच्छा है। बीच में आपको अगर आपकी इंटरप्ट हेल्थ ही करना खराब है तो चाहूंगा। जीवन का कुछ मतलब नहीं है। एकता जी, बीच में मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसके पास एक ऐसी विंग है जो बाकायदा इस चीज के लिए फॉर्म की गई है। अधिकारी रखे गए हैं, कर्मचारी रखे गए हैं जो इस तरह की चीजों को देश भर से खोज के निकाले, फाइंड आउट करें और उस पर एक्शन ले। तो ये जो क्या विभाग है, ये क्या निष्क्रिय है? ऐसे विभागों का फिर लाभ क्या? इनको खत्म कर देना चाहिए। नहीं, खत्म तो नहीं कर देना चाहिए। इन विभागों का भी कुछ न कुछ रोल है। अगर रोल नहीं होता तो अभी जितनी स्कीम्स या आयुष्मान भारत भी एक इसका ही एक परिणाम है या रिजल्ट हम कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अगर आयुष्मान भारत स्कीम आई है या फिर आगे हम और भी स्कीम देख सकते हैं, तो वही है कि मूवमेंट की तो जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि हम हमारा देश वो ऐसा देश है जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी बढ़ी हुई है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसे ही कह सकते हैं लचीला है या फिर उसको कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं होने के कारण उसको मतलब फिर से या फिर उनको वो स्ट्रांग नहीं है किसी भी वे में। स्ट्रांग करने के लिए बार-बार हमें कहते हैं ना कि कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा, तो वो एक मास मूवमेंट के रूप में ही हम दे सकते हैं। और पॉलिसी मेकर्स हमें सबको पता है कि हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, सिर्फ उनको पहले अपना वोट दिखता है, उसके बाद वो बाकी सब चीजों पे ध्यान देते हैं। तो मूवमेंट की तो आवश्यकता पड़ेगी और वो होना भी चाहिए, क्योंकि हम इस तरह की डिजीज अगर मूवमेंट होगा, मूवमेंट अच्छा मूवमेंट होगा, कैंपेन होगा, तब हम इस तरह की डिजीज के लिए कुछ ठोस कर पाएंगे। और ये है कि नहीं तो कई ऐसी अभी मैं एम्स की बात बताती हूँ जो मेरे कॉलीग परीक्षित ने कही है अभी कि हम जब जाते हैं ओपीडी में, हम कवरेज के लिए जाते हैं, तो काफी 200-300 या 400 लोगों की लाइन लगी होती है। कई पेशेंट्स तो आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, दिल्ली के तो जी, होते भी नहीं है वो, लेकिन वो जी, बेचारे कितने परेशान होकर के 4-4 दिन लाइन में लग करके फिर उनको एक जगह जाकर अपॉइंटमेंट मिलता है। तो वो हालत हमारे एम्स की है, ऐसे बाकी हॉस्पिटल्स की भी है। तो और रेमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि कहीं न कहीं मतलब उसकी कोई कहते हैं ना कि डिपार्टमेंट नाम को डिपार्टमेंट है वो। जी, उसके लिए काम किया गया है ऐसा भी नहीं है, लेकिन बजट का मुझे भी इतना नहीं ध्यान है कि कितना बजट है। जी, क्योंकि बजट होगा तो शायद उसपे कुछ तो काम आगे बढ़ेगा। और एक रिसर्च रिसर्च में मुझे लगता है किसी भी वे में एक रिसर्च के लिए अलग से बजट होना चाहिए। रिसर्च होगी तो अ, हमें शायद हमें आंकड़े भी पता चलेंगे और उसकी महत्वता पता चलेगी, उसकी क्या ये बीमारी है, कितना नुकसान पहुँचाती है और किस तरह से नुकसानदायक है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि यंगस्टर को हो रही है तो कहीं न कहीं हमारी फ्यूचर जनरेशन को नुकसान होने वाला है। जी, अगर उनको ट्रीटमेंट टाइमली नहीं मिला, तो कहीं ऐसा ना हो कि यंग जनरेशन इस पर्टिकुलर एक एज में अपने आप को डिसेबल पाए। तो ये नहीं कि एक हेल्थ मिनिस्ट्री को बाकी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, मुझे लगता है उसको भी कुछ अलग से इसके लिए कैंपेन करना चाहिए या फिर कुछ उनको भी ध्यान देना चाहिए इस पर्टिकुलर इस बीमारी के लिए। जी। तो दोस्तों, आपने देखा, आपने ये सुना कि हमारे देश के कुछ जाने-माने पत्रकारों ने उनके नज़रियों को समझा इस प्रॉब्लम को लेकर। साथ ही व्यवस्था किस तरह की है, शासन स्तर पे, जो अस्पताल स्तर पे, हॉस्पिटल्स लेवल पे, उसके बारे में भी जानने का मौका मिला। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती शेड्यूल में से एक समय निकाला इस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो हमारे मरीज हैं उनके लिए। मैं उन सभी की तरफ से और कास इंडिया की तरफ से आप लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार। थैंक थैंक यू शुक्ला जी। थैंक यू। Thank you. Good night.